विशाखा एक पढ़ी लिखी औरत थी। वो अपने घर में अकेली रहती थी। उम्र तो उनकी 50 साल थी, मगर देखने में 30 साल की खूबसूरत और जवान लगती थी। वो अपने आप को बहुत फिट रखती थी। वो रोजाना सुबह शाम जिम जाती और खूब एक्सरसाइज करती। इसी वजह से वो दुबली पतली और स्मार्ट थी। हर काम वो अपने हाथों से किया करती थी। एक दिन वो सुबह जिम से आने के बाद अखबार पढ़ रही थी कि उनकी नज़र एक खबर पर पड़ी, जहां लिखा था काम के लिए औरतें चाहिए। नीचे लिखा था हमें ऐसी औरतों की ज़रूरत है जो पढ़ी लिखी हो और अपने लिखने के काम में दिलचस्पी रखती हो। अच्छी सैलरी दी जाएगी और काम घर पर ही करने को दिया जाएगा। रविवार के अखबार में इस खबर को पढ़कर उनको ऐसा लगा कि जैसे ये खबर उन्हीं के लिए दी गई है। वो पढ़ी लिखी थी और लिखने में दिलचस्पी भी रखती थी। अपने ज़माने में जब वो स्टूडेंट थी, अखबारों और बच्चों की किताबों में बच्चों की कहानियाँ लिखा करती थी जो पढ़ने वाले को अच्छी लगती थी। स्टूडेंट के दौर के बाद जब प्रैक्टिकल लाइफ में आई, तब भी लिखने लिखाने का सिलसिला जारी रखा। शादी के बाद बच्चों और घर बार में उलझकर ये सिलसिला रुक गया। जब स्कूल में जॉब करने लगी, तब भी बच्चों को नोवेल और कहानी वगैरह लिखने में मदद करने लगी। अखबारों और किताबों में भी ये कहानियाँ छपने लगी, मगर जब उनको इससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ तो उन्होंने छोड़ दिया। खबर पढ़कर वो फिर लिखने लिखाने पर तैयार हो गई। वैसे भी वो आजकल अकेली थी। मिसेज विशाखा आजकल बहुत परेशान थी। उनके पति पंकित जी की एक हादसे में 2 साल पहले मृत्यु हो चुकी थी। उनकी प्राइवेट जॉब थी, इसलिए पेंशन का भी सहारा नहीं था। खुद विशाखा एक प्राइवेट स्कूल में टीचर थी, मगर पति के हादसे के बाद उनकी टेंशन की वजह से वो अपनी जॉब छोड़ चुकी थी। पति की मृत्यु के बाद उनका दिल हर चीज से हट गया था, इसलिए वो दोबारा जॉब करने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। उनके 3 बच्चे थे, 2 बेटियां और 1 बेटा। बेटियां शादीशुदा और अपने घर में बच्चों और पति में बिजी थी, जबकि बेटा, जिसको उन्होंने बड़ी मुसीबतों और परेशानियां उठाकर पढ़ने के लिए दूसरे शहर भेजा था, वह ऐसा गया कि पलटकर फिर माँ बाप की खबर भी न ली। यहाँ तक कि बाप के एक्सीडेंट और मृत्यु का सुनकर भी ना आया और न तसल्ली के 2 बोल कहे। उसने वही किसी लड़की से शादी कर ली थी और उस लड़की ने उस पर ऐसा जादू चलाया था कि वो माँ बाप का नाम तक नहीं ले सकता था, क्योंकि उसकी पत्नी को इस बात का डर था कि वो अपने माँ बाप से मिलकर उसे छोड़कर न चला जाए, क्योंकि अक्सर हिंदुस्तानी लड़के ऐसा ही करते हैं। अब वो अपनी पत्नी के जाल में बुरी तरह फंसा हुआ था। बहरहाल कुछ भी था, विशाखा अकेली रह गई थी। कुछ दिनों तक तो जमा किया हुआ खर्चा होता रहा, मगर जब बैंक बैलेंस बिल्कुल ख़त्म होने पर आ गया तो उनको अपनी आने वाली ज़िंदगी के लिए सोचना पड़ा। उन्होंने कई बार सोचा कि इस बारे में अपने बेटे से बात की जाए और फिर ये सोचकर बेटे को फ़ोन भी करती, मगर उनकी हिम्मत न होती कि बेटे के सामने हाथ फैलाए और बेटा इधर उधर की बातें करके फ़ोन बंद कर देता। अखबार में छपी खबर को पढ़कर वो उनको फ़ोन करके मालूमात हासिल करने का सोचने लगी। अखबार पर दिए गए फ़ोन नंबर पर लिंक करके जब उनसे जॉब के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि साइंस के विज्ञान विषय की असाइनमेंट बनाने का काम है। वो साइंस में बीएससी की डिग्री कर रखी थी। वो जॉब के ज़माने में साइंस के सब्जेक्ट ही पढ़ाती थी और बच्चों को फिजिक्स केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल भी करवाया करती थी। उन्हें ये काम आसान लगा। वो 2 से 3 असाइनमेंट तो आसानी से बना सकती थी। इस तरह उनका टाइम कटने के साथ साथ आमदनी का जरिया भी मिल रहा था। उन्होंने ऑफिस फ़ोन करके जॉब के बारे में बातचीत की तो उनको काफ़ी अच्छा जवाब मिला। कोई मैनेजर था जिन्होंने उनको काम के बारे में बताया और कहा कि अपना एड्रेस दे दो, मैं आपको घर पर ही काम समझा दूंगा। विशाखा ने उनको घर पर बुलाना सही नहीं समझा, इसलिए बोली कि पहले आप मुझे अपने ऑफिस का एड्रेस बता दे, मैं खुद आकर आपसे काम समझ लूँगी। वो घर में अकेली रहती थी। भले ही वो बड़ी उम्र की थी, मगर थी तो एक औरत ही, वो भी विधवा। उन्हें सही नहीं लगा कि अकेले घर में किसी गैर व्यक्ति से मुलाकात करे। हाँ, ये भरोसा जरूर था कि वो मैनेजर है तो यकीनन अच्छे इंसान होंगे। रात को उनके मोबाइल पर मैसेज आया कि क्या आपको अपने पति की तरफ से ऑफिस आने की इजाज़त है। बस यहीं पर तो विशाखा से गलती हो गई। उन्होंने सादगी से बता दिया कि मेरे पति जिंदा नहीं है, अगर होते भी तो वो मुझे लिखने पढ़ने के काम से मना नहीं करते।
उसके बाद मैनेजर का मैसेज आया कि मेरा ऑफिस चौथी मंजिल पर है, क्या आप सीढ़ियाँ चढ़ सकेंगी? उन्होंने जवाब दिया कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं सीढ़ियाँ चढ़ सकती हूँ। दोबारा फिर उन्होंने मैसेज किया और पूछा, क्या आप पतली हैं या भारी जिस्म की? विशाखा को बड़ी हैरत हुई कि ऐसा सवाल क्यों किया, मगर फिर उन्होंने सोचा कि शायद इसलिए पूछ रहे होंगे कि इस उम्र में औरतें भारी और मोटी हो जाती हैं, चलने फिरने और सीढ़ियाँ चलने में उन्हें मुश्किल होती है। इस बात का भी उन्होंने छोटा सा जवाब दिया कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। उन्होंने फिर मैसेज किया कि मेरा ऑफिस सदर के इलाके में है, आप किस इलाके में रहती हैं? आपको आने में मुश्किल तो नहीं होगी? विशाखा ने अपने इलाके का नाम बताया और कहा कि वो सदर के इलाके में आराम से आ सकती है। इसके बाद उन्होंने अपने ऑफिस का पता सेंड कर दिया। विशाखा ने कहा कि मैं आने से पहले आपको फ़ोन पर लूँगी। दूसरे दिन उन्होंने अपने एक जानने वाले के बच्चे को साथ लिया और ऑफिस जाने के लिए तैयार हुई और घर से निकलने से पहले ऑफिस फ़ोन किया तो उन मैनेजर ने जवाब दिया, मैं इस वक्त आउटडोर काम से निकला हुआ हूँ और आपके इलाके में आ रहा हूँ, आप मुझे पता बता दें तो मैं आपके घर आकर बात कर लेता हूँ। विशाखा को बहुत अजीब सा लगा कि वो बार बार घर पर आने को क्यों कह रहे हैं, इसलिए उन्होंने साफ कह दिया कि मैं आपको घर पर नहीं बुला सकती और ऑफिस जाने का इरादा कैंसिल कर दिया। इसी दिन दोपहर 3 बजे फिर उसका फ़ोन आया कि हमने आपके घर के पास नीलम होटल में कमरा नंबर 4 बुक किया है, वहाँ पर आपके अलावा और भी औरतें आएंगी। अगर आप यहाँ पर आसानी से आ सकती हैं तो शाम 5 बजे तक आ जाइएगा। आपका नॉर्मल सा इंटरव्यू लिया जाएगा और उसके बाद आपको काम समझा दिया जाएगा। विशाखा ये सोचकर होटल में जाने को तैयार हो गई कि वो होटल तो उनके घर के करीब था। आसपास के सब लोग उनको जानते थे। इस होटल में हर वक्त चहल पहल रहती थी। उन्होंने सोचा कि बात करने में क्या दिक्कत है, और फिर उनको खुद पर भी भरोसा था। वो कोई बच्ची तो थी नहीं। आमतौर पर वो चादर उस वक्त ओढ़ती थी जब उसको कहीं अनजान जगह पर जाना होता था, वरना वो यूं ही निकल जाती थी। मगर आज उन्होंने ये सोचकर चादर ली थी कि वो मैनेजर है, उनके सामने यूं जाना सही नहीं होगा। वो होटल पहुंच चुकी थी और कमरा नंबर 4 के बाहर उन्हें एक व्यक्ति खड़ा हुआ मिला। जब वो उस व्यक्ति के करीब पहुंची तो उस व्यक्ति ने उससे खुद पूछते हुए कहा कि आप इंटरव्यू देने के लिए आई हैं? तो उन्होंने हाँ में जवाब दिया। उस व्यक्ति ने उनसे उनका नाम पूछा और फिर उन्हें अंदर जाने की इजाज़त दे दी। विशाखा ने दरवाज़ा खोला और अंदर चली गई। सामने कुर्सी पर बैठे व्यक्ति ने उनका वेलकम किया और अपने सामने रखी हुई कुर्सी पर बैठने को कहा। विशाखा कुर्सी पर बैठ गई और कुछ नॉर्मल सा इंटरव्यू लिया गया और फिर काम भी समझाया गया। काम तो विशाखा की समझ में आ गया, मगर वो बंदा उनकी समझ में नहीं आया। इसलिए उन्होंने कहा, ठीक है, मैं आपको सोचकर जवाब दूंगी। इतना कहकर वो जाने के लिए मुड़ी तो उन्होंने कहा कि रुकिए, मुझे भी उसी तरफ जाना है, मैं अपनी गाड़ी में आपको छोड़ दूंगा। विशाखा को बहुत अजीब सा लगा। उन्होंने जवाब दिया, मैं आपके साथ कार में कैसे बैठ सकती हूँ, वो भी एक गैर व्यक्ति के साथ। मैनेजर बोले, आप मुझ पर भरोसा क्यों नहीं कर रही हैं? मैं किसी गैर व्यक्ति पर भरोसा नहीं कर सकती। अच्छा, तो मेरा एक और बिजनेस है जिसमें आप मेरे साथ काम करें तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। उन्होंने कहा, वो क्या काम है? मैं शादियां भी करवाता हूँ। एक शादी का मैं 1 लाख लेता हूँ, आपको मैं 50% दूंगा। पहले तो कोई 1 लाख नहीं देगा, मगर फिर भी आप मुझे 50% क्यों देंगे? विशाखा ने जोर से पूछा। इसलिए कि मैं तलाकशुदा मर्दों की बिन ब्याही खूबसूरत जवान कम उम्र लड़कियों से शादी कराता हूँ। बड़े बड़े जमींदार और दौलतमंद लोग खूबसूरत और कम उम्र लड़कियों से शादियां करते हैं। वो लड़कियां गरीब घराने की होती हैं, मगर खूबसूरत होती है और दौलत के लिए बड़ी उम्र के व्यक्ति से शादी के लिए तैयार हो जाती है। यहाँ तक कि कुछ दौलतमंद लोग अपने घर वालों से छुपकर भी कम उम्र लड़कियों से शादी कर लेते हैं, इसलिए मुंह मांगी रकम देने को तैयार हो जाते हैं। विशाखा ने पूछा कि उन लड़कियों के घर वाले कैसे तैयार हो जाते हैं अपनी कम उम्र बेटियों की शादी बड़ी उम्र के व्यक्ति से करवाने के लिए? मैनेजर ने कहा, दौलत में बहुत ताकत होती है। वैसे ज़्यादातर लोग खुद सामने नहीं आते, बस दौलत की झलक दिखाकर रिश्ता तय करते हैं। वो किसी को बीच में डालकर बात करवाते हैं।
बहुत सी लड़कियां खुद अपने माँ बाप की इजाज़त के बगैर बड़े लोगों से शादी के लिए तैयार हो जाती हैं। बस इसी वजह से हम अपने ऑफिस में उनकी शादी करवा देते हैं। उन्होंने बगैर किसी झिझक के जवाब दिया। ये तो सरासर धोखा हुआ। उन्होंने कहा वो लड़कियां खुद अपनी खुशी से तैयार हो जाती हैं। मैनेजर ने बड़े ही आराम से जवाब दिया, आपका काम ये होगा कि आप अपने आसपास की खूबसूरत लड़कियों पर नज़र रखें और फिर उनसे मिलें और बड़े ही आराम से उनसे बात करें, खासकर ऐसी मजबूर लड़कियों से जिन्हें पैसों की बहुत ज़रूरत हो। देखें, इस काम में फ़ायदा सबका है, बस आपको उन लड़कियों को इस काम के लिए तैयार करना है और फिर मेरे ऑफिस लेकर आना है और वहाँ पर उनकी मुलाकातें उन लोगों से करवाएं जो शादी करना चाहते हैं। और आप चाहे तो अपना नाम बदल कर फ़ोन करें और मेरे ऑफिस में बुलवाएं, या अपने घर पर या किसी होटल वगैरह में इस काम के आपको 50,000 मिलेंगे। और ऐसी शादियां महीने में कम से कम 2 या 3 तो जरूर होती हैं। उन्होंने लालच दिया। विशाखा समझ गई कि इनका फ्रॉड का बिजनेस है। वो यकीनन ऐसी शादियों के नाम पर लड़कियां सप्लाई करते होंगे और उनको बेवकूफ़ समझकर पैसों का लालच देकर फांस रहे हैं। उनकी अक्ल उनको चौकन्ना कर रही थी। ठीक है, मैं आपको फ़ोन पर बता दूंगी, उन्होंने कहा और जल्दी से जाने के लिए पलट गई। मैनेजर उठते हुए बोला, चले, मैं आपको छोड़ दूंगा। उन्होंने जवाब दिया, मैं किसी गैर व्यक्ति के साथ कार में नहीं जा सकती। और जब तक वो कार स्टार्ट करके चले नहीं गए, वो यूं ही दूसरी गली में मुड़ गई। ये देख कर के वो चले गए हैं, जल्दी से रिक्शा लेकर घर आ गई। रात को काफ़ी लेट उनके मोबाइल पर मैनेजर का मैसेज आया, जिसमें उन्होंने लिखा था, आपका बात करने का अंदाज बहुत अच्छा है, आप बहुत खूबसूरत हैं। यकीनन आपने अपनी उम्र बहुत ज़्यादा बताई। आप इतनी उम्र की लगती तो नहीं हो। आप मेरे साथ ज़रूर काम करेंगी। मुझे अपने ऑफिस के लिए ऐसी ही बोल्ड और खूबसूरत औरत की ज़रूरत है जो अपनी बातचीत से सामने वाले को खुश कर सकती हो। आप मुझसे दोस्ती कर लें। उन्होंने उनकी खूबसूरती की तारीफ़ें लिखकर कुछ बुरे शब्द भी लिखे। शायद उन्होंने ये सोचा हो कि औरतें अपनी तारीफ सुनकर खुश हो जाती हैं और आसानी से बेवकूफ़ बन जाती हैं, या फिर उन्हें विधवा जानकर उनको अपने जाल में फंसा रहे थे। उन्हें ये नहीं पता था कि हर औरत इतनी बेवकूफ़ नहीं होती। बाकिरदार और अकेली औरत भी अपनी हिफाजत करना जानती है और कोई उनको आसानी से धोखा नहीं दे सकता। औरत अगर अपने आप पर भरोसा रखने वाली हो तो चट्टान से ज़्यादा सख्त और फौलाद से ज़्यादा मजबूत होती है। कोई लालच, कोई फरेब उनको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ऐसी औरत कांच की गुड़िया होने के बावजूद भी अपनी हिफाजत करना भी जानती है। ये बुरे बुरे व्यक्ति जैसे भेड़ियों से बचना भी जानती है। ये हकीकत है कि औरत किसी भी उम्र में सुरक्षित नहीं होती। इंसानों के जंगल में भेड़िया इंसान हर वक्त अपने शिकार पर चिपटने का मौका तलाश करते रहते हैं, मगर अच्छे चरित्र की औरत लोहे की तरह कठोर बनकर ऐसे दरिंदों से खुद को बचा लेती है। उन्होंने मैसेज के जवाब में लिखा, मैनेजर जी, अगर आप वाकई मैनेजर हैं तो कम से कम मेरी उम्र का तो लिहाज कीजिए और ऊपर वाले से डरें। आप अपने साथ साथ और भी कई मासूम लड़कियों की ज़िंदगी तबाह और बर्बाद कर रहे हैं। आपके साथ में ये गंदा काम हरगिज़ नहीं करूँगी। आइंदा मुझे मैसेज मत कीजिएगा। ये लिखकर उन्होंने मैसेज सेंड कर दिया। अगले दिन वो अपने करीबी पुलिस स्टेशन गई और एसएचओ साहब से मिलकर उन्हें सब बात बता दी और उस व्यक्ति के मैसेज भी दिखाए। एसएचओ साहब ने उसी दिन ऑफिस पर छापा मारकर बहुत से लड़कों और लड़कियों को गिरफ्तार कर लिया जो इस काम में मैनेजर का साथ दे रहे थे। आज वो सब जेल की सलाखों के पीछे है। वो पता नहीं मैनेजर भी थे या सिर्फ अपने नाम के साथ ही मैनेजर लगाया हुआ था। औरत चाहे किसी भी उम्र की हो, सुरक्षित नहीं होती। इस दुनिया में अकेली औरत का रहना कितना मुश्किल है। हर कदम पर धोखे और फरेब का सामना है। विशाखा ने अपने घर को ही एक होम ट्यूशन बनाकर अपनी रोजी रोटी का जरिया खुद से बना लिया और अब वो बहुत ही खुश थी और खुशहाल जिंदगी गुजार रही थी। विशाखा तो बोल्ड और समझदार थी, जिन्होंने इस फरेब से खुद को बचा लिया। ऊपर वाले ने उन पर रहम किया कि वो बुराई के चंगुल में फंसने से बच गई। औरतें बहुत आसानी से बेवकूफ़ बन जाती हैं और लालच में आकर बड़ी मुसीबत में फंस जाती हैं, जिससे निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए हर औरत को और विधवा औरतों को तो बहुत सोच समझकर आंखें खोलकर फूंक फूंक कर कदम उठाना चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि ऊपर वाले से मदद मांगनी चाहिए।
और उस पर पूरा भरोसा करना चाहिए। विशाखा एक अच्छी औरत और भगवान पर भरोसा करने वाली थी, इसलिए ईश्वर ने उनको बहुत बड़ी मुसीबत से बचाया था। क्यों दोस्तों, आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में? कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिले। मुझे दीजिए अगली वीडियो तक इजाज़त, तब तक के लिए धन्यवाद।